वेलकम टू फिल्म वीडियो। नेहा आसमंडर का थैंक यू। महादेव एंड सन्स जो है काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। अब इसमें बहुत सारे नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? बताइए। आई थिंक अभी तो हमारा शो जिस पॉइंट पे है उसे टीवी लैंग्वेज में कहते हैं पीक ड्रामा, इंटेंस ड्रामा चल रहा है। एंड आई थिंक बहुओं के आने से अक्सर ऐसा परिवारों में भी होता ही है, रियल लाइफ में भी, कि कुछ बदलाव आते हैं। और महादेव फैमिली में भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि एक एक करके पहले नर्मदा आई, फिर रज्जी आई और अब मोगरा आई है। और हर बहू के आने से कुछ ना कुछ फैमिली डायनामिक चेंज हुआ है। एंड ख़ासकर मोगरा के आने से बहुत बड़ा एक बदलाव ये आया है कि घर का बंटवारा हो गया है दो हिस्सों में। एक टीम बन चुकी है महादेव की और एक टीम बन चुकी है हमारी विद्या माँ की। एंड ऐसे में ही कई पॉलिटिक्स भी चल रही है, किचन पॉलिटिक्स भी चल रही है, बहुत कुछ चल रहा है। तो आई थिंक ऑडियंस के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कैसे आगे स्टोरी प्रोग्रेस करती है। एंड इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, सच्चाई की जीत होती है कि मोगरा की पॉलिटिक्स की जीत होती है। सो वील सी दैट। इस देवरानी जेठानी के ड्रामे में जो है बेटा कितना पिसता है? ये बेटा हमेशा से पिसता वही आया है, शुरू से पिस ही रहा है। जब रज्जी घर के बाहर थी तब भी पिस रहा था, जब नर्मदा को हमारी घर में शादी लेकर करवाई आया तब तब भी भी ये पिस पिसा रहा था। था। ये अभी भी पिस ही रहा है, इसका काम पिसना ही है। बट डेफिनेटली मतलब चाहे कितने भी हर्डल्स आए हों, कुछ भी आया हो, जो नर्मदा और रज्जी का जो मतलब वो घर में जो एंट्री थी उनकी जो आई थी, वो दोनों पॉजिटिव थी पूरी तरीके से, बहुत अच्छी इंसान थी। रज्जी का पहले कुछ और कॉज था जिसकी वजह से वो थोड़ा सा इस फैमिली की एंटी थी, बट वो इस परिवार में आने के बाद पूरी तरीके से चेंज हो गई। और आज उसके लिए ये परिवार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। इस परिवार का साथ रहना एक मतलब एक हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है रज्जी के लिए। सेम गोज़ विद नर्मदा एज वेल। उसके लिए सारी चीज़ें, परिवार, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट मोगरा के लिए, मोगरा बहुत सेल्फिश है। मोगरा का जो कैरेक्टर है उसको ये है कि उसको अपने हस्बैंड और अपने पैसे से मतलब है और कुछ भी नहीं है। आई डोंट नो मतलब वो हस्बैंड से भी कितना प्यार करती है, बट ऑल्सो बट यू कुडंट फिगर इट आउट। नॉट येट। आई एम बीइंग स्टूपिड राइट नाउ। धीरज के लिए सब सही है। हाँ, तो फॉर द बट द फर्स्ट बेस्ट टाइम, पार्ट इज दैट ही स्टैंड्स फॉर एवरीवन या बट फॉर द एक्सेप्ट फर्स्ट रज्जी। नहीं, आई टुक अ स्टैंड फॉर रज्जी एज वेल। आई गॉट मैरिड टू हर भाई। Because It of was the mother, because no. of the mother. So एक सेकंड वेट, मम्मी ने कसम दी तो शादी। पापा के सामने तूने बोला ना that was the wrong decision. I didn't want आई to गेट do इट, that. देयर इज अ रीजन व्हाई धीरज सेड दिस। लेकिन I'm saying शादी तो बेचारे धीरज नहीं करी है। Ashton, विद्या ने बेचारा तो- धीरज ने सुना कितनी बार दिया है वो शादी करके हर रोज हाँ सुना ठीक है, देता धीरज के पास रीजन है हर सुनाने लड़ाई का में भाई। सुना देता है कि तो- शादी किसी तरीके का धीरज नहीं है, ऐसा है। ये तो नहीं है। Yeah, he's very impulsive. देखो क्या होता है ना कि धीरज सही कह रहा है, मैं वो पिसता आया है, उसको फैमिली ने इतना फ्रस्ट्रेट किया हुआ है। एंड होता क्या है, अक्सर फ्रस्ट्रेशन किसी पे निकलती है तो धीरज की कहीं ना कहीं रज्जी पे निकलती है, क्योंकि उसको उससे यही बहुत लगता प्यार है, करता है। प्यार भी नहीं करता है, लड़ाई करता है, पर वही है कहीं ना कहीं रज्जी पे निकल जाता है उसका गुस्सा। बुरा फील करता है चाहे बाद में, ऑफ कोर्स। बट मुझे यही लगता है मेन एक चीज़ जो होती है, जो अब तो विदुमान तक ने बोल दी है कि बहुत बड़ी गलती हो गई रज्जी को बचा के। तो रज्जी का बहुत बड़ा गिल्ट फैक्टर भी प्ले में आ जाता है कि भाई जिसको देखो बोल ही देता है कि गलती हो गई तुमको बचा के। तो अल्टीमेटली यू नो अब पिसने वाली अब रज्जी भी रज्जी पिस हो रही चुकी है। है। रज्जी भी पिस रही है। नर्मदा की मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कोई आखिर में के सबकी पोल खोलने वाली है, खासकर मोगरा की। नर्मदा आई फील इज़ अ वेरी वेरी जो एक पिलर होता है ना घर का, वैसा कैरेक्टर है कि सबको सपोर्ट करते आई है। धीरज को जब ज़रूरत आई है, जब विद्या माँ को ज़रूरत आई है, और अब रज्जी को Actually, खास जब कर। शादी हुई थी तो सबसे ज़्यादा घर के डायनामिक्स जब चेंज हुए थे तब नर्मदा के आने पर हुए थे। बिकॉज वो होता है ना कि अब तक 25 सालों से सब बच्चे यही सुनते आ रहे हैं कि लव मैरिज नहीं करनी, लव मैरिज नहीं करनी, बट अल्टीमेटली लव मैरिज नर्मदा और केतु की होती है। और जितनी भी एक्सपेक्टेशंस थी पापा की अपने बच्चों से, वो टूटती हुई देख रहे हैं कि अब कहीं धीरू भी ना कर ले, बट इवेंचुअली फिर धीरू की भी हो जाती है। फिर वो अब रज्जी को भी देखती है एंड शी कैन फील कि ठीक है, यू नो, आई एम देयर फॉर यू। एंड नाउ इट कम्स टू मोगरा, जो हम डेंजर वो सेंस कर लेते हैं। मतलब सबके लिए वो है कि नहीं, घर की पहली अरेंज मैरिज है, सब बहुत खुश पापा की हैं, पसंद की बहू ही पापा की गलत पसंद निकली, की बहू irony है, है। बहुत एक्सपेक्टेशंस है आशु दादा से भी और मोगरा से भी, और सबकी नज़रों में वो सबकी फेवरेट बन चुकी है। बट कहीं ना कहीं नर्मदा ने वो डेंजर सेंस किया। फिर रज्जी और हम दोनों मिल के हमने बहुत कोशिश की कि हम
इसकी कर नहीं सच्चाई पाए। सबके सामने लेकर आ पाए, लेकिन इवेंचुअली नहीं कर पाए। क्यों इससे नहीं कर बेटर पाए तो रज्जी? धीरज केतन ही थे ना, कि कुछ करा ही नहीं तो कुछ हुआ ही नहीं, चलो हम करके फेल हुए हैं एक, क्योंकि हमने उस वक्त बंटवारा नहीं कर पाया ना। करवाया, मतलब बहुत क्या है ना, एक लिमिटेशन होती है, दोनों ने ट्राई किया बट अब फोर्स नहीं कर सकते, और जब विद्या माँ ने कह ही दिया, प्रॉब्लम और इज हमारे पास कोई ऐसे किस्मत में नहीं एविडेंस था, नहीं था। हाँ किस्मत में भी नहीं इट्स था। जस्ट कि Try वो तो किया था। फील था Try कि बहुत समथिंग किया। इज रॉन्ग, बट हमारे पास कुछ ऐसा प्रूफ नहीं था। कभी बार हो जाता है, देखो कुछ अच्छा होने से पहले बहुत बिगड़ती हैं चीज़ें, तो ये वो है, इट ओनली गेट्स वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर, सो लेट्स सी, एंड आई थिंक अभी आगे गोइंग अहेड द जर्नी इज़ अबाउट दैट यू नो, हर अच्छी स्क्रिप्ट का पार्ट होता है ऑल इज़ लॉस्ट मोमेंट, सो दिस इज़ महादेव एंड सन्स का ऑल इज़ लॉस्ट मोमेंट, जहाँ महादेव और विद्या की बीच चीज़ें ऐसी पहुंच चुकी हैं कि महादेव पापा जी ने विदु माँ का ये मंगलसूत्र छीनने तक आ गए हैं वो, तो अब सब कुछ खो चुका है, सब कुछ बिखर चुका है, तो अब यहाँ से कैसे समेट के हम तीनों एंड पूरी फैमिली कैसे आगे बढ़ेगी, दैट्स आई थिंक द स्टोरी अहेड। अब जब कोई सीरियल करते हैं ना, तो सीरियल का कैरेक्टर हम लोगों के साथ हमेशा के लिए रह जाता है। जैसे आपके इंस्टा पोस्ट पड़ी थी, नीचे लोग लिख रहे थे नम्रता भाभी आप ऐसी ही पोस्ट पिक्चर डाल करो, तो मतलब एक नर्मदा भाभी आपको एक टैग मिल गया, आपको रज्जी रज्जी लोग लिख रहे थे, धीरज धीरज, तो आपको लगता है कि लोग जो है वो कैरेक्टर को बहुत सीरियसली ले लेते हैं। Very और serious. इतनी छोटी उम्र में आपको तो मतलब भाभी भाभी सारे सेट पे भी ले लेते हैं, और कल भी हम यही नोटिस कर रहे थे कि प्रिया कामाक्षी हमें नर्मदा भाभी और नर्मदा रज्जी भाभी, भाभी actually. बुलाने लगा, और हम रिस्पॉन्ड भी करने लगे। इवन जब हम सेट पे होते हैं तो मैं इसको ये नहीं बोलूंगी आसिम या गर्विता, मैं यही बोलूंगी कि रज्जी। धीरू, रज्जी। रज्जी, तो आप और हम used to खुद नम्रता। हो जाते हो। हम तो हमें नम्रता। उठते वक्त भी ऐसा लगता है अब हम जा रहे हैं, कर रहे हैं, अभी भी हम क्या है, मतलब वी काइंड ऑफ हैव वो दैट कैरेक्टर। कि वही ऐसे ही लगता है कि हम लोग वही जिंदगी जी रहे हैं। पर एक सक्सेस तब भी फील होती है जब आप अपने पुराने शो के उस कैरेक्टर से आगे बढ़ जाओ और लोग आपको नए कैरेक्टर में उतना एक्सेप्ट कर ले। वरना क्या होता है कि आप नए कैरेक्टर तो ले लो, पर आपको पुराने Yeah. कैरेक्टर इतने यादगार बन जाते हैं कि लोगों के जहन में वही रहते हैं। आपके Right, साथ right, हुआ right, ऐसा? right. I think people have seen my show, but वो नर्मदा भाभी के नाम से भी जानते हैं, बट जैसे आपने बोला मेघा देखा है, तो मेघा उससे पहले मैंने इलाही किया था, तो लोग ये भी बोलते हैं कि वो बहुत प्यारा नाम था, बहुत सूट करता, तो आई थिंक अगर मैं अपनी बात करूँ एज एन एक्टर, तो ये कैरेक्टर्स आपके साथ रह तो जाते हैं, और जब आप लोगों के सामने जाते हो और अलग अलग कैरेक्टर्स जो आपको, जिन्होंने आपका शो फॉलो किया है, अगर वो आपको रिकग्नाइज कर ले, इट इज़ अगेन एन अचीवमेंट। आपने जितने भी कैरेक्टर करते हो, आप हर कैरेक्टर के लिए उतनी ही मेहनत करते हो, तो इवन इफ़ दे रिकग्नाइज मी एज इलाही, मेघा, नर्मदा, मेरे लिए उतनी ही खुशी की बात है अगर वो मुझे एज नेहा भी रिकग्नाइज कर ले, सो आई डोंट I think- माइंड। आपकी मैं बात करूँ तो लोगों को आज भी वो तुम है किसी के प्यार में, राइट, कैरेक्टर। हाँ, वो वैसा ही होता है कि हर किसी के लिए कुछ ना कुछ रिलेटेबल हो जाता है। किसी के लिए ये कैरेक्टर बहुत इमोशनल है, किसी के लिए मेरा इससे पहले वाला कैरेक्टर बहुत डैशिंग लगता था, मैंने जाने अनजाने में रोहित का कैरेक्टर किया था, तो कुछ लोगों को पसंद था, कुछ लोगों को बैड बॉय था लकी गुम में, तो वो बहुत पसंद था। तो ऐसा ही होता है कि हम अपने अपने फेवरेट्स चुन लेते हैं, तो उसी में से हमें सबसे ज़्यादा पसंद कौन आया वो हम अपने दिमाग में रख लेते हैं कई बारी। तो या तो फिर उसमें एक चीज़ और बहुत मेजर रोल प्ले करती है कि आप एक कैरेक्टर कितने लंबे समय तक बिताते हो, करते हो। अगर आप एक कैरेक्टर को जी रहे हो 4 साल, आपका शो 4 साल चला है, तो फिर वो बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है कि आपको बाहर भी आप दुनिया में निकलोगे तो उसी नाम से बुलाने लगते हैं लोग। बट अगर आप 1 साल कर रहे हो कोई चीज़, 1.5 साल कर रहे हो, उसके बाद फिर आप डेफिनेटली फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो और कुछ अच्छा कर रहे हो, तो लोग वो फ्लश आउट कर देते हैं, वो निकल जाता है। आई बिलीव उसकी अच्छी अच्छी चीज़ें याद रह जाती हैं, उसका ये रह जाता है हाँ इस इंसान ने उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, गर्विता ने ये रिश्ता में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, नर्मदा ने अपना शो बहुत अच्छे से किया था। तो मेरा कोई कैरेक्टर, जैसे मेरा कैरेक्टर जो अब तक के जो सबसे ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो गुम से भी ज़्यादा रोहित का कैरेक्टर लोगों को बहुत पसंद है, जाने अनजाने का। वो मतलब जिस पॉइंट वो शो में आया था उस टाइम पे टीआरपी भी बढ़ी थी और बहुत ज़्यादा प्यार भी मिला था और बहुत पॉजिटिव था, तो वो लोगों को याद है अभी भी। मतलब बीच बीच में जब भी धीरज के कैरेक्टर अगर ऊपर नीचे नेगेटिव कुछ भी जाता है, अप एंड डाउन जाते, तो लोग रोहित को याद करने लगते हैं, रोहित बेटर था। मतलब हाँ या डेफिनेटली इट वाज अ डिफरेंट शो, इट्स अ डिफरेंट शो, तो उधर मतलब कोई कनेक्शन नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट कि हम अपना फेवरेट चुन लेते हैं, हम अपना ये चुन लेते हैं कि मुझे ये बहुत पसंद था, इसमें 100% सारी चीज़ें वैसी थी जैसे मुझे चाहिए थी, तो वैसा हो जाता है। बाकी इट्स अ लॉन्ग टर्म, अगर कुछ चले तो वैसा कुछ होता है। आपकी मैं बात करूँ तो जो भी कैरेक्टर आई थिंक
ये सही में ये अचीवमेंट है कि अगर आपके कैरेक्टर के लिए आपको लोग याद रखें, बट रूही it's been a blessing because अभी भी I don't think there's a day when I'm not called रूही सोशल मीडिया पे, एंड शायद मैं बाहर जाती हूँ तो मैं अभी भी रूही ज़्यादा हूँ, एंड दैट्स अ फैक्ट बिकॉज दैट इज़ द काइंड ऑफ फॉलोइंग द शो हैड. बट आज ही की बात है कि हम एक ग्रुप में लोग डिस्कस कर रहे थे कि महादेव एंड सन्स में रज्जी और बाकी सारे शो को इतना प्यार मिल रहा है कि मुझे मेल्स आने लगे हैं रज्जी के नाम के. मुझे आज किसी ने मेल लिखा है, मेल का सब्जेक्ट है वाई यू नॉट लव धीरज, और उसमें अंदर लिखा है कि प्लीज़ 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 लव धीरज. और एक मेल है जिसमें लिखा है रज्जी यू आर अ फैब्यूलस एक्टर कीप अप गर्विता. सो दैट्स द थिंग कि आप जिस शो में जाते हो वहाँ की आपकी फॉलोइंग या वहाँ के आपके फैंस जो आपकी फैमिली बन जाते हैं वो जुड़ते चले जाते हैं. एंड रूही से निकलना एक मुश्किल टास्क ज़रूर था बिकॉज उसकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी. बट आई एम वेरी ग्लैड कि रज्जी इतना डिफरेंट कैरेक्टर है कि कहीं ना कहीं मैं वो कर पाई. और बाकी मैं कंपेयर तो नहीं कर सकती हूँ, बट कॉम्प्लीमेंट ही है अगर लोग रूही बोलें चाहे रज्जी, और उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट अगर कोई नाम मेरा याद कर ले, क्योंकि मुश्किल भी बहुत है ना गर्विता बोलना. खुश हो जाती हूँ मैं कोई गर्विता बोलते और ग्रेविटी कुछ ऐसा ना मुझे बोलते. ऐसा लगता है कि नाम से जब लोग याद करने लगते हैं, वो सिर्फ आपके नाम से, एक्चुअल नाम से जब आपको बुलाने लगते हैं तो वो डिफरेंट लेवल का फेम हो जाता है. जब आप लोगों के जहन से ऐसे निकल जाते हैं कि ये रोहित है या ये वो है, ये वो है, लोगों को आपका एक्चुअल नाम याद होता है, तो मतलब लोग आपको पर्सनली भी जानते हैं, आपको जानते हैं, वो आपको ही चीज़ें जानने लगते हैं. वो थोड़ा मुझे ऐसा लगता है और वो अपर लेवल चीज़ है वो. लेकिन आपको ऐसा लगता है कि 9:30 के स्लॉट में आप उसी शो को भी कंप्लीट कर रहे हैं जिस शो का आप या जब हमने स्टार्ट किया था मैंने तेरे जब हमने शो स्टार्ट किया था तो सबसे पहली बात सबने मुझे यही बोली थी कि तुम अपने ही शो का कंपटीशन कर रहे हो, एंड आई थिंक इट्स जस्ट हेल्दी कंपटीशन. कल को ये होगा, बहुत बार होगा, एंड यही तो जर्नी है, एंड आई हैव नथिंग बट द बेस्ट फॉर दैट शो ऑल्सो, फॉर दैट फैमिली ऑल्सो, एंड फॉर दिस फैमिली ऑल्सो. और मैं जिस पार्ट और जिस शो में हूँ आई हैव टू गिव माई बेस्ट. तो मैं तो अपना काम कर रही हूँ, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में कि क्या शो कैसा परफॉर्म करता है. हम सब आई थिंक बहुत मेहनत कर रहे हैं, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ महादेव एंड सन्स. आखिर में मानसी को लेकर मानसी साहब को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हुई, चर्चाएं हुई. आपको क्या लगता है सबके बारे में? आई थिंक हमारा कमेंट ना करना ही बेहतर है, बट whatever time I had with her on screen, I had a great time, and उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ. It's between the two parties, and कोई भी कुछ नहीं कह पाएगा I think, but Yeah, it was lovely working with her, actually to be we are very honest. too young, Yeah. and we don't know उतना, because जब आप involved नहीं होते हो किसी situation में, I really believe comment ही नहीं करना चाहिए, but nothing but the best to everybody. बार बार एक्ट्रेस की कॉन्ट्रैक्ट को लेकर ही बातें होती हैं. जैसे आप जब थी तो उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बात होती थी, कोई नो अफेयर वाला पॉलिसी चलती है. यस जब मैं रिश्ता में गई थी देयर वाज, बिकॉज रिप्लेसमेंट थी सॉर्ट ऑफ, वहाँ पे भी एक कंट्रोवर्सी के साथ ही शुरुआत हुई थी. बट मैंने तब भी अपना स्टैंड क्लियर रखा था कि मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं है. एंड कॉन्ट्रैक्ट्स तो देखो आर्टिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड ये तो बहुत बेसिक बात है कि नो अफेयर का वैसे कोई ऐसा क्लॉज नहीं था. दैट वाज जस्ट अ रूमर, जस्ट टू बी क्लियर, बिकॉज आई हैड अ वेरी लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप. बट कभी कभार ऐसे क्लॉजेज होते भी हैं, आप सोच समझ के जो भी साइन करें वो ठीक है. एंड आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट्स अगर अच्छे से करे जाएँ तो उसमें सब क्लियर होता है. बाकी लॉयर्स हैं. किस बारे में? जो सवाल था, क्या सवाल था? सेटिस्फाइड विद द कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स जो भी होती है. यार मतलब मैंने पढ़ा ही है तो क्या ही बोलूँ उस बारे में. ठीक है, कई बार आपको काम करने के बाद आपको लगता है कि अच्छा यार ये एक चीज़ भूल गया था या एक चीज़ ऐसे हो गई थी. मतलब धीरे धीरे विद टाइम इंसान ये बात समझता है. यहाँ पे ऐसा जैसा कुछ नहीं है जो मुझे ऐसा लगता है कि, और मैं सच बताऊँ ना, अभी आई एम टू यंग फॉर एवरीथिंग. आई बिलीव कि अगर मैं बोलूँ मैं 12 घंटे ज़्यादा काम नहीं करूँगा, नहीं, आई एम वे मच एनर्जेटिक कि मैं 16 घंटे भी काम कर लूँगा, लेकिन अगले दिन 1 घंटा लेट आऊँगा. तो ऐसा ही है कि मैं, ये सारे क्लॉज मेरे लिए मैटर नहीं करते ज़्यादा अभी तक तो, क्योंकि मैं अपना करियर बनाने पे फोकस कर रहा हूँ अभी. वो मुझे ऐसा लगता है वो 8 घंटे काम करने हैं, 12 घंटे काम करने हैं, या फिर ऐसे होगा या नहीं होगा, वो इंसान तब ज़्यादा करता है जब वो अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले लेता है, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है उसको. और सबके अपने अपने डिफरेंट होते हैं वैसे तो इस चीज़ में, बट मुझे ऐसा लगता है इट्स माई टाइम राइट नाउ. आई विल डू एवरीथिंग. आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट शॉट. आई विल ट्राई as much as I can because I'm really grateful. I'm working.
there are a lot of people and actor who are not working. So I'm grateful and genuinely मेरे को ऐसा कोई क्लॉज लगता नहीं है. बाकी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कुछ चीज़ें सरफेस लेवल पे एक्टर्स भी फेस करते हैं, तो वो है कि वो और बेटर हो जाए तो सभी के लिए ज़्यादा स्मूथनेस हो जाएगी. दिस इज़ व्हाट आई बिलीव. जैसे तो मतलब अभी एकदम से दिमाग में मुझे नहीं आ रहा है, जब आएगा मैं आपको बता दूंगा. I have a mic. अच्छा सॉरी पार्ट. Sorry. आप कुछ कहना चाहिए? I think what do I say? So, मुझे ऐसा उन्होंने लगता है- बोल ही दिया. I think it is more about understanding between the makers and an actor also. Contracts तो अलग चीज़ होती है, to be very honest. But अगर tomorrow what if I want something, I'm expecting something else, and I would definitely speak to my producer or my maker, and if we both agree, then we are on the same page. But अगर कॉन्ट्रैक्ट से कुछ हट के मुझे कुछ करना है, then definitely that depends. Will I fight for it? Is it really worth quitting the show? Is it really worth making that chaos around me? But I think it is more about respect. सिर्फ मेरा शो नहीं है, यू नो देयर आर 100 पीपल वर्किंग विद अस. सो बहुत सारी चीज़ें आपको कंसीडर करनी पड़ती है एट द सेम टाइम. एंड इफ़ आई फील कि मुझे ये करना ही है एंड इट इज़ राइट फॉर माई करियर, देन आई विल डिसाइड. मुझे लगता है कि हमारी वजह से कुछ ऐसा मेजर इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए और लोगों पे, हमारे काम पे या जहाँ पे हम काम कर रहे हैं. और बेसिकली ऐसा ही होता है ना यार कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है प्रोड्यूसर और एक एक्टर के बीच में. आप अगर इनिशियली वो सब सॉर्ट कर लो, चीज़ें रख लो, तो उसके बाद आगे चीज़ें नहीं होती. और देखो 100% सही हर एंगल पे कुछ नहीं हो सकता है, ना ही कि आपकी तरफ से ना ही मेरी तरफ से. हमेशा थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं और इंसान को वहाँ पे म्यूचुअली मैनेज करनी पड़ती हैं चीज़ें. एक एक्टर के लिए भी जैसे मुझे कभी कभी ये लगता है कि यार 3 महीने का जो ये होता है पेमेंट वाला साइकिल जो है, इट्स समटाइम इट्स टू मच. बिकॉज कि अभी जैसे फॉर गॉड मतलब आई एम जनरली ग्रेटफुल इन दिस कि जितने भी मैंने शो करे, जितने मेरे प्रोड्यूसर्स रहे हैं, उन्होंने सबने टाइम पे पेमेंट करने वाले रहे हैं. अगर हम इस प्रोडक्शन हाउस की बात करें परिन मल्टीमीडिया की, तो हमारी एक पर्टिकुलर डेट है जिस पर सबकी पेमेंट आ जाती है. कभी ऐसा नहीं होता कि 19-20 कुछ होता है, वो आ जाती है. बट कभी आपने किसी ऐसे के साथ काम किया हो जहाँ पे आपकी साल भर हो गया, आपकी पेमेंट नहीं आई है, तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत होती है कि यार एक एक्टर जो डेली आ रहा है, उसके अलावा कुछ और काम नहीं कर रहा है, वो डेली आ रहा है, उसके आना जाना, खाना पीना, जिम, ये सब इतने एक्सपेंसेस, इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से अगर उसकी पेमेंट ना आए तो उसकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर सकती है. तो एक ये चीज़ ऐसी मुझे लगती है कि ये ख़राब नहीं होना चाहिए बस. हाँ, काम आता है. कॉन्ट्रैक्ट काम आना चाहिए. एंड वी आर लकी दैट वी आर वर्किंग विद गुड प्रोडक्शन हाउसेस. मतलब मेरे जितने भी शोज़ रहे हैं सब माशाल्लाह इस चीज़ में बहुत अच्छा है. कोई ऐसा प्रोड्यूसर नहीं रहा है. एंड नॉट जस्ट फॉर एक्टर्स. देखिए ये बहुत इंडस्ट्री में वी हैव टू थिंक अबाउट द लाइट मैन, वी हैव टू थिंक अबाउट कैमरा मैन. सो इट्स जस्ट ऑलवेज गुड कि दोनों तरफ से ईमानदारी से काम हो. तो कॉन्ट्रैक्ट पता है एक फॉर्मेलिटी ही होती है. कोई कॉन्ट्रैक्ट उठा के नहीं बात करता है, सब रिश्ते पे चलता है, सब ईमानदारी पे चलता है. एंड वी जस्ट बिन लकी दैट हमने अच्छे लोगों के साथ काम किया एंड इट्स गिव एंड टेक. एंड बस होपफुली आगे भी ऐसा चलता है. डेफिनेटली. थैंक यू. Thank you.